रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। Hi, my name is George Abraham and welcome to iWay Conversations. My guest today is Sandeep Singh. संदीप सिंह जो गुड़गांव के रहने वाले हैं, ये एक समाज सेवक है, एक लेखक है और एक खेल प्रेमी है। स्वागत है संदीप, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया जॉर्ज। हेलो लिसनर्स। तो आप तो एक खेल प्रेमी हैं, तो हम लोग आजकल खेल का माहौल चल रहा है, तो एशियन गेम्स जो अभी अभी संपन्न होने वाला है, जाहिर है कि आप उसको फॉलो कर रहे थे, तो आपका सबसे मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट्स क्या था? मोस्ट एक्साइटिंग आई वुड से कि जो हमने महिला कबड्डी में हमने गोल्ड मेडल जीता आज, वो एक्चुअली इंडिया का 100वां मेडल था। राइट। एंड दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इसके पहले इंडिया ने मैक्सिमम 70 मेडल जीते थे लास्ट एशियन गेम्स में। एंड इस बार हम उसको 1.5 गुने से भी ज्यादा हमने कर लिया। वी हैव 107 इन ऑल। So that was very exciting for me. और what about individual performance? कोई specific discipline था जो आपको exciting लगा, आपको पसंद आया? हाँ, 2-3 मैं बोलूंगा इसमें एक्चुअली। एक तो हमने इस बार बैडमिंटन डबल्स में चिराग और सात्विक ने गोल्ड जीता। जी। ये एशियन गेम्स में बैडमिंटन में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल। जी। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जी। और उसके अलावा ऐसे कुछ गेम जिसमें कि हमने पहले कभी अच्छा नहीं किया था। जी। फॉर एग्जाम्पल रोइंग। जी। इसमें भी इंडिया ने कुछ मेडल जीते हैं। गोल्ड नहीं जीता बट कुछ मेडल जीते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आगे की तरफ बढ़ने का विकास दिखाता है इंडिया का। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और इसके अलावा सुरेखा जी ने आर्चरी में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। दैट इज वंडरफुल। उनसे मैं बहुत इंप्रेस हूँ। यस। और ये जो एशियन गेम्स का जो कवरेज हो रहा था, इससे एज अ ब्लाइंड स्पोर्ट्स लवर आपका अनुभव कैसा रहा? वेरी मिक्स्ड आई वुड से। इसलिए क्योंकि काफी हद तक मुझे रिपोर्ट्स तो मिल जाती थी, कहाँ क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन आजकल थिंग्स हैव बिकम सो विजुअल, तो मुझे लगता है कि कई बार हमारी प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो या तो मिलती नहीं है, फिर बहुत ज्यादा ढूंढनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सौरभ घोषाल ने सिल्वर जीता स्क्वॉश, मेंस स्क्वॉश में। जी। बट सिर्फ एक बार सुनाई पड़ा कि सिंगापुर के प्लेयर से हारे वो, बट वो प्रॉपरली कौन थे, क्या थे, बहुत देखने के बाद मुझे पता नहीं लगा। और इनफैक्ट चेस का भी मैं शुरू से फॉलो कर रहा था, लेकिन बिल्कुल जब सब कुछ खत्म हो गया, आई मीन इंडिया के सारे स्पोर्ट्स खत्म हो चुके थे, आफ्टर दैट मुझे एक जगह कहीं छोटा सा दिखाई पड़ा कि इंडियन मेन एंड वीमेन दोनों ने ही टीम चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि हमको और क्लियरली और जल्दी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सो वी कैन एंजॉय दैट मोर। 5 तारीख को वर्ल्ड कप क्रिकेट चालू हुआ है जी। तो आप क्रिकेट में शौक रखते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है इंडिया का, और जो बाकी टीम्स हैं, आपके राय में संभावनाएं क्या है? कौन जीतने वाला है, कौन अच्छा करने वाले हैं? देखिए, एक इंडियन के नाते मैं तो बोलूंगा कि इंडिया इज द फेवरेट। और रिसेंट पास्ट में हमने थोड़ा अच्छा भी खेला है। I mean, हमारे सारे प्लेयर्स फॉर्म में भी आ गए हैं। बट हाँ, अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो 2-3 टीम्स हैं। एक ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया हमेशा कंपटीशन में रहती है एंड दे हैव बीन इन गुड फॉर्म। उसके अलावा इंग्लैंड तो नेचुरली पिछले 5-7 साल से दे आर प्लेइंग सुपर क्रिकेट। हालांकि पहले मैच में न्यूजीलैंड से बहुत बुरी तरह हार गए, बट आई वोंट राइट देम ऑफ। एंड देन बाकी 2 टीम्स में नाम लूंगा, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि आज साउथ अफ्रीका ने अपने पहले ही मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट 3-3 नए रिकॉर्ड बना डाले। हाईएस्ट टीम टोटल बना दिया उन्होंने 428 का आज। फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी मार्करम ने 49 बॉल्स पे। और एक ही इनिंग्स में 3 बैट्समैन ने सेंचुरी मारी वर्ल्ड कप में। दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दे आर लुकिंग इन गुड निक डेफिनेटली। संदीप, आप ब्लाइंड हैं और आप खेल में इतने ज्यादा शौक रखते हैं, खेल में रुचि कैसे हुआ, और आप कुछ खेलते भी हैं? मैं एक्चुअली आई वाज अ स्पोर्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड। मैं आपको बताऊं कि मैं जो भी पैसे जमा करता था अपने, मैं उनसे जाके हमेशा स्पोर्ट्स मैगजीन खरीदा करता था। जी। उस समय स्पोर्ट्स वीक, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड देन स्पोर्ट्स स्टार। जी। और
when I lost vision, उस समय तक I had thousands of sports magazines with me, जी जो मैंने properly bind करा के रखी हुई थी. जी And ultimately, I actually donated them to a library जिससे कि और बच्चे भी उसको पढ़ सकें. जी But yes, I have continued following sport after that also. और मैं आपको बताऊं कि मैंने करीब 6-7 साल तक AII इलाहाबाद में स्पोर्ट्स एनालिसिस का प्रोग्राम भी दिया है. जी 15 मिनट का होता था. एंड आई थिंक पीपल लाइक दैट अ लॉट. तो मैं अभी कुछ फिजिकली, बिकॉज आई एम फिजिकली ऑल्सो वेरी वीक बिकॉज ऑफ डायबिटीज, जी मैं कुछ खेलता तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं फॉलो जरूर करता हूँ स्पोर्ट्स को भी. If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. तो ये मैं पूछने ही वाला था कि आपके आंखों के रोशनी चले जाने के पीछे कहानी क्या है. आपने डायबिटीज कहा, पर हमारे सुनने वालों को थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे कि ये कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ और आपकी जिंदगी में इसका प्रभाव क्या रहा. यस, डेफिनेटली. तो मेरी डायबिटीज एक्चुअली डायग्नोज हो गई थी जब मैं सिर्फ 15 साल का. जी. तो दैट वाज वेरी अर्ली. एंड यू कैन इमेजिन कि अगर आपसे बोला जाए कि तुमको 5 साल तक मीठा नहीं खाना है, तो आप सोच सकते हो बार चलो ठीक है. बट अगर बोल दिया जाए कि तुमको कभी मीठा नहीं खाना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर अ चाइल्ड. करेक्ट. तो मैंने काफी टाइम तक अपने आप को कंट्रोल में रखा, हमेशा ही रखा इनफैक्ट. बट बीच में 2-3 पॉकेट्स ऐसे हुए जबकि शायद वो कंट्रोल नहीं था, स्पेशली व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन IIT रुड़की. तो वहां पे along with the other organs, my eyesight also started getting affected. Yeah. और I was practicing on my own at that time. आप समझ सकते हैं कि I was an architect. तो आर्किटेक्चर में आंखों का काफी काम होता है. वेरी फाइन वर्क. राइट. तो आई थिंक उसमें कुछ और ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हुए. एंड फाइनली आई लॉस्ट विजन कंप्लीटली आफ्टर सम 6-7 सर्जरीज. तो आई थिंक दैट वाज मोर देन 25 years. जब आपके प्रोफेशनल करियर के बीचों बीच, आर्किटेक्चरल करियर के बीचों बीच जब ऐसा हादसा हुआ, हालांकि डायबिटिक होने के नाते यू वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग दिस, बट जब होता है तो आपका मानसिक तौर पे वो काफी शॉकिंग होता है. तो इस बदलाव से आपने कैसे डील किया? जॉर्ज, मैं अपने मुंह में मिट्टू नहीं बन रहा हूँ, लेकिन आई थिंक आई टुक इट प्रीटी वेल. और एक्चुअली रिहेबिलिटेशन के लिए आई वेंट टू लुधियाना बिकॉज मेरी मौसी वहाँ पे सीनियर डॉक्टर थी. जी. तो शी वाज लिविंग अलोन. तो आई वेंट विद माय मदर. तो बेसिकली हम सिर्फ 3 लोग थे. तो आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. जी. तो करीब 2-3 महीने मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया कि एक्चुअली मुझसे गलती कहाँ कहाँ हुई. एंड देन आई रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट. आई मीन मैंने अच्छा खासा कोर्स किया हुआ है, पढ़ा लिखा हूँ. एंड if I keep my wits together, तो लाइफ में भी बहुत कुछ किया जा सकता है. तो I never lost heart actually. जी. और राइटिंग was a passion since early childhood. जी. तो धीरे धीरे करके मुझे लगा कि शायद एक राइटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं जा सकता हूँ. जी. तो I think yes, I took it pretty well actually. आपने अभी लिखने का जिक्र किया. जी. तो लेखक के रूप में आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, या आपने क्या कृतियां लिखी है? Do you write novels or do you write books or do you write articles? Actually, I write everything. ज़्यादातर तो पहले मैं पोएट्री लिखा करता था. But as I realized gradually, और लोगों ने मुझे बताया कि as a profession, मार्केट में लोग प्रोज को ज्यादा प्रेफर करते हैं. और फिर मुझे लगा भी सोचते हुए कि when I have I have become a disabled in a sort of form, तो दूसरों के नजरिए में मैंने इसमें काफी बदलाव देखा. तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि लोगों को पता लगे. पहली चीज तो अगर कोई डिसेबल्ड हो जाता है तो इट डजंट मीन कि उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो क्वालिटी वो खत्म हो गई. तो मैंने एक पहली बुक लिखी थी, मैंने इसका नाम था अनन्या. मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी तक जो किताबें लिखी वो हिंदी में लिखी. हालांकि वैसे मैं कंटेंट राइटिंग इंग्लिश में भी करता हूँ. तो ये बुक थी बेस की एक
बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही प्रॉमिसिंग यूथ है, जी जो कि सडनली उसका एक्सीडेंट होता है एंड ही लूजेस वन लेग, राइट और उसके बाद सारा संसार उसको ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, ही डजंट हैव एनी क्वालिटीज लेफ्ट। जी तो ही ऑल्सो गोज इनटू डिप्रेशन और थोड़ा आइसोलेशन चला जाता है, बट देन अ वेरी यंग गर्ल कम्स इनटू हिज लाइफ और Yeah. वो उसको समझाती है कि आप में अभी भी वो सारी क्वालिटीज हैं और यू कैन स्टिल डू वेरी वेल इन लाइफ। जी फिर उसका नजरिया चेंज होता है अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, जी। एंड ही स्टार्ट्स डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो तो ये एक थोड़ा मैसेज के साथ ये स्टोरी मैंने लिखने की कोशिश की थी कि नथिंग एक्चुअली चेंजेस, इट्स जस्ट अ परसेप्शन ऑफ पीपल। राइट और उसके बाद सेकंड बुक, क्योंकि आई हैव बीन इन टच विद मेनी यंगस्टर्स, विजुअली इंपेयर्ड यंगस्टर्स, जी और मैंने हमेशा देखा कि उनमें इतनी एनर्जी है, इतने एस्पिरेशंस हैं, इतने हाई एम्बिशन है उनके, और लोग जब बात करते हैं तो सिर्फ उनके चैलेंजेस की बात करते हैं। जी तो मैंने कहा दिस इज नॉट राइट, पीपल शुड नो कि अगर जी। कोई ब्लाइंड है तो उसके भी अपने एस्पिरेशंस हैं, एम्बिशन है, एंड दे डिजर्व दैट। करेक्ट तो मैंने इसी की एक नौजवान लड़की की स्टोरी लिखी है ये, जी कि किस तरह से वो अपनी ब्लाइंडनेस को फाइट करती है एंड देन शी प्रूव्स टू द पीपल कि वो किसी से कम नहीं है, और हर एस्पिरेशंस आर एक्चुअली स्काई हाई, एंड वो बहुत कुछ हासिल भी करती है। तो ये दूसरी कहानी थी जो मैंने अभी लास्ट दिसंबर में एक्चुअली पब्लिश की है। इसका नाम था आरुषि, सूर्य की पहली किरण। एक चीज बताइए संदीप, ये जो कैरेक्टर्स जिनके बारे में अभी आपने वर्णन किया, जी ये हालांकि जो अनुभव है दे रियलिस्टिक, बट जी। ये कैरेक्टर्स काल्पनिक है या ये किसी के ऊपर बेस्ड है? ये आई वुड से 80-20, आई मीन 80% तो ये वास्तविक हैं, जी बट 20% ऑफ द स्टोरी नेचुरली आपको उसमें थोड़ा बहुत कल्पना लगानी पड़ती है, जी। बट आई वुड से कि एक्चुअली ये रियल कैरेक्टर्स हैं। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप यू ट्रेन्ड एज एन आर्किटेक्ट एंड देन यू लॉस्ट योर आई साइट, तो अभी भी आपको आर्किटेक्चर से कोई कनेक्शंस है या यू टोटली disconnected now from architecture? I write a lot on architecture. जी That includes content writing, जिसमें कि 2-3 कंपनीज हैं जिनके लिए मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काफी कुछ लिखता हूँ। जी बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के बारे में लिखता हूँ, उनमें एक्सेसिबिलिटी की कमी के बारे में लिखता हूँ, और जी द नीड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग्स एंड द एनवायरनमेंट, द होल बिल्ट एनवायरनमेंट एक्सेसिबल, या इसके बारे में काफी प्रोएक्टिवली लिखता हूँ। जी और अभी मैं एक सीरीज लिखने की सोच रहा हूँ जिसमें आई एम एक्चुअली कलेक्टिंग डेटा कि ऐसे कौन कौन से आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने कि एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी पे काफी काम किया हुआ है। जी। तो मैं इन आर्किटेक्ट्स के ऊपर एक सीरीज लिखूंगा जिससे कि बाकी लोग भी मोटिवेट हो सके उससे। आपके जो कहानियां हैं और आपका जो आर्टिकल्स है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो कहाँ पर मिलेगा? आर्टिकल्स का तो एक्चुअली आई कैन ऑलवेज शेयर द लिंक्स ऑफ दोस वेबसाइट्स। कहानियों में अनफॉर्चुनेटली पहली वाली बुक तो मेरी अभी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, बट यस अगर कोई बोले तो मैं पर्सनली भेज सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ फ्यू कॉपीज लेफ्ट। लेकिन हाँ, सेकंड वाली बुक इज स्टिल ऑन अमेजोन। कभी आपने कभी आपका किताबें हैं ये फॉर अ वाइडर सर्कुलेशन, कभी आपने सोचा कि ये बुक शेयर या सुगम्य पुस्तकालय पे भी उपलब्ध हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लाइंड लोग उसको पढ़ सके? हाँ, सॉरी आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेल यू, हाँ अनन्या एक्चुअली सुगम्य पे है, और अच्छा। अभी मैं सेकंड वाली बुक आरुषि के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसको सुगम्य पे डाल दें, तो एटलीस्ट हाँ मेरे फ्रेंड्स भी उसको पढ़ेंगे और अपना फीडबैक दे पाएंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. संदीप, आप एक समाज सेवक भी हैं जी। तो किस तरह की समाज सेवा आप करते हैं? किस इलाके में आप काम करते हैं और आपका फोकस क्या है? तो जॉर्ज, आई वुड से एक्चुअली कि ये मेरी जर्नी इट्स अराउंड 8 years लॉन्ग जी। और उसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप के फील्ड्स में काम किया है। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे वर्कर्स के लिए काम किया था जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, हु गॉट इंजर्ड, जी एंड देन ड्यूरिंग कोविड हमारे
आईटी रुड़की का हमारा एक हमने अपने ग्रुप का एक एनजीओ बनाया था, उसमें हमने काम किया था ऐसे लोगों को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा करना जो कि अपनी रोजी रोटी खो गए थे ड्यूरिंग कोविड। बट राइट नाउ पिछले 1.5 साल से मैंने अपने एक यंग कलीग के साथ एक एनजीओ शुरू किया है, उसका नाम हमने रखा है सिविक हेल्प एंड प्रोग्रेस फाउंडेशन, इसको हम प्यार से चैप बोलते हैं एक्चुअली जी। तो हम अभी काम कर रहे हैं बेसिकली रूरल वीमेन को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि हमने कोविड के दौरान देखा कि स्पेशली जो हिल एरियाज थे जो कि मोस्टली टूरिज्म पे डिपेंड करते थे, वहां पे सडनली टूरिज्म स्टॉप हो गया तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। एंड वी सॉ कि वहाँ की लेडीज के हाथों में बड़ा हुनर है, दे मेक एक्सीलेंट हैंडीक्राफ्ट जी। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि दे डिड नॉट हैव एन एक्सेस टू द मार्केट जी। तो हमने उनके साथ काम करना शुरू किया और इस टाइम में करीब हमने 70 to 75 वीवर्स को, फीमेल वीवर्स को, वी हैव सक्सीडेड इन गिविंग देम आई मीन सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जी। और अभी हम अपनी फील्ड को इसको बढ़ा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू उत्तराखंड ऑल्सो फॉर द सेम पर्पज जी। और अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि उनके बच्चे भी ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे, टीचिंग अवेलेबल नहीं थी, तो उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हमने क्या किया कि हमने रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने डोनर से लेके, जो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके जो लैपटॉप सब बेकार हो गए हैं, जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, प्लीज शेयर देम विद अस। तो हमने इन लोगों से, और प्लस हमने वहाँ के जो टूरिस्ट आते हैं उनके थ्रू हमने उनके वीकेंड क्लासेस लगाए, so that these children could actually study properly। और यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा along with that, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि हमने आपको बताया कि वहाँ पे मेन जो फोकस एरिया था दैट वाज टूरिज्म इन दोज एरिया, राइट। तो हमने ग्रेजुअली रियलाइज किया कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंक्लूसिविटी अभी बहुत कम है जी। आई मीन पीपल लाइक यू, आई मीन आई नो यू ट्रैवल अ लॉट, और हमारे और भी कुछ ऐसे साथी हैं जो काफी ट्रैवल करते हैं, लेकिन एक जनरली अगर कोई एक डिसेबल्ड चाहे कि वो एक टूर पैकेज ले ले, तो ज्यादातर ट्रैवल एजेंट्स बहुत रिलेक्टेंट होते हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए जी। तो क्योंकि हमारे टच में कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री के काफी बड़े नाम भी थे जी, तो हमने ट्राई किया कि उन लोगों को ये थोड़ा सा अवेयरनेस हो कि ब्लाइंड और बाकी डिसेबल्ड लोगों में भी काफी एस्पिरेशन होता है ट्रैवल करने का जी। तो व्हाट वी ट्राई टू डू वाज दैट, हमारा एक फेस्टिवल हुआ था मई में, दैट वाज इन कुल्लू जी। तो हमने अपने 10 फ्रेंड्स को यहाँ से इनवाइट किया दिल्ली से जी, एंड वी अरेंज फॉर देयर ट्रैवल एंड एवरीथिंग, राइट। तो आई थिंक दे हैड अ ग्रेट टाइम आउट देयर एंड वी आल्सो हैड अ ग्रेट टाइम विद देम देयर। और उन्होंने कुछ अच्छे वहाँ पे लोगों को अपने टैलेंट से भी अवगत कराया है, वो कितना अच्छा गाते हैं, कितने अच्छे स्किट्स करते हैं। आई मीन एवरीबडी वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद देम, राइट। तो वी डेफिनेटली वांट टू टेक दिस अप आगे भी, कि जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री प्रॉपर्ली इंक्लूसिव बने। और सिर्फ वही नहीं, हमने वहाँ के डीसी से भी ये अनुरोध किया था कि वहाँ की जो लोकल फैसिलिटीज हैं उनको भी दे शुड मेक मोर एक्सेसिबल। अभी आप अपने एनजीओ और आपके जो अन्य कार्यक्रम है इसको आगे लेने के लिए व्हाट आर योर काइंड ऑफ ड्रीम्स फॉर से द नेक्स्ट 10 years or so? हमारे 2 बहुत बड़े एम हैं जॉर्ज। एक तो हम चाहते हैं कि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में हमने अपना काम कुल्लू में शुरू किया है, बट नाउ वी आर एक्सपैंडिंग टू उत्तराखंड ऑल्सो। यस, वी बेसिकली वांट टू मेक अ मॉडल दैट इज रेप्लिकेबल जी। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान भर के गांवों में हम जाएं और वहां की महिलाओं को हम सशक्त करें, एम्पावर करें जी। क्योंकि ये 50% पॉपुलेशन अभी भी हमको रियलाइज होता है कि अभी भी बहुत ज्यादा उनके लिए काम करने की जरूरत है। एंड दे आर सो टैलेंटेड, दे आर सो डेडिकेटेड, दे आर सो पैशनेट, उनको इन मौकों की बहुत जरूरत है जी। एक तो हमारा ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम हिंदुस्तान भर में जाके और इन लोगों को एम्पावर करें। और लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, हमने इन लेडीज के बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट्स अभी G20 में भी हमने रखवाए थे जी, एंड दे वर अप्रिशिएटेड अ लॉट जी। तो एक तो डेफिनेटली ये है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्लूसिव बने और डिस्ट्रीब्यूट लोग जब भी जहां भी जाना चाहें उनको बिना किसी रिलेक्टेंस के ट्रैवल एजेंसीज आराम से अकोमोडेट करें, और जहां भी जाए उनके साथ में प्रॉपर उनको एक फैसिलिटीज मिले कि वो किसी नई जगह पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जहाँ यहाँ पे ले गए थे तो हमारे वॉलंटियर्स लगे थे वहां पे, who took these people to some landmarks out there, और उन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया उनको कि कहाँ पे क्या क्या है जी। हाँ, तो इन लोगों के लिए बड़ा एक वो नॉवल एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया उनको। और इनफैक्ट हमारे रेडियो उड़ान के मिस्टर नरेश कुमार हैं, उन्होंने हमको एक गेस्ट ब्लॉग भी भेजा है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट।
तो कभी मैं आप लोगों को पढ़वाऊंगा उसको जी। कि उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया इस टूर को एक्चुअली। संदीप, जाहिर है कि जब आप छोटे थे, 5-6 साल के थे, जी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि आप एक दिन ब्लाइंड होंगे। जी। तो जब आप छोटे थे तो आपका सपना क्या था कि आप क्या बनेंगे? और आपके दिमाग में जब ये सिचुएशन आया और आपको पता चला कि जिंदगी बदलने वाला है और नए गोल्स, नए सपने देखने होंगे, जी तो आपके दिमाग में क्या था? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली सबसे पहला मेरा जो जिंदगी में सपना था वो जाना था आर्मी में जाने का, जी। बिकॉज आई वेरी फैसिनेटेड विद द सोल्जर्स। जी हाँ। और इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड तो मैंने एक आर्मी स्कूल का एग्जाम भी दिया था, एंट्रेंस एग्जाम, जी। और आई हैड क्लियर दैट, बट जी। लास्ट मोमेंट पे मेरी आईसाइट थोड़ी सी वीक निकल गई थी, तो जी। आई कुड नॉट गेट इनटू दैट। तो मुझे लगा कि ये भगवान का इशारा है कि मैं कुछ और शायद करने के लिए बना हूँ। जी। तो आई वेंट इनटू आर्किटेक्चर देन, और आई एम प्राउड कि मैंने कुछ बहुत ही कम टाइम में लेकिन कुछ अच्छी बिल्डिंग्स जरूर बनाई। जी। बट वंस अगेन ऊपर से इशारा आया कुछ और करने का। तो मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बचपन से काफी कुछ लिखा करता था, तो मुझे लगा कि फिर चलो मैं लेखन में जाता हूँ, और आई एंजॉयड दैट। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शायद मैं समाज को थोड़ा सा अवेयर भी कर पाऊँ कि वो लोग जो विकलांगों को एक अलग समझते हैं वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन ऑर्गन, दैट्स ऑल। एक परसेप्शन की सिर्फ बात है, क्योंकि अगर किसी की विजन चलेगी इसका मतलब नहीं उसके बाकी परसेप्शन खत्म हो गए। जी। एंड एज आई सेड कि मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि दे आर वेरी मोटिवेटेड, दे आर वेरी हाईली एम्बिशियस, उनके बहुत एस्पिरेशंस हैं। तो शायद कुछ यही फीलिंग्स मेरे मन में भी आई उस समय। ठीक है, जैसे 2-3 महीने 4 महीने तो मुझे थोड़ा लगा, इंट्रोस्पेक्शन किया मैंने कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, जी। एंड देन आई ग्रेजुअली रियलाइज कि ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है, आई हैव टू लुक फॉरवर्ड। जी हाँ। और जिंदगी में कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करूंगा, एक्चुअली हमारे कुछ बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, जी। और उनमें से एक ने मुझे इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली रुड़की के ही मेरे एक जूनियर थे जो एनजीओ चला रहे थे अपना, जी। जो मैंने आपको बताया था वर्कर्स वालों के लिए, जो इंजर्ड वर्कर्स के पे यहाँ काम कर रहे थे। जी। उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस किया और फिर मैंने वहां पे काम करना शुरू किया। एंड तब मुझे समझ में आया कि अपने आप में जीना तो एक अलग बात है, लेकिन लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए काम करना एक बहुत ही अलग चीज होती है। तो वहां से मुझे थोड़ा सा ये एक हौसला मिला जी। कि इंसान की जिंदगी बड़ी कीमती है, और आपको अपना हर मोमेंट, मैं परोपकार तो उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन दूसरों का साथ देने में जरूर लगानी चाहिए। उसके बाद संदीप, मुझे लगता है काफी हद तक मेरी जिंदगी बदल गई जी। संदीप, आपने हमसे बात किया, टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अभी 58 साल के हैं, और जब आप आगे अपना जिंदगी चलाएंगे, हमारा बस कामना यही है कि आप सफल हो और लोगों को सेवा करें और खुशियां बांटते चलें। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां।